नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार यादव फिर से पेश हूँ मेरे YouTube चैनल विकास यादव साइंस क्लासेज पे। दोस्तों आज अपना बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। आज के अपने चैप्टर के बारे में बात करते हैं अर्थवॉर्म, इट्स मीन केचुआ। अर्थवॉर्म या केचुआ अपन अधिकतर देखते रहते हैं अपने आसपास की प्रजातियों के आसपास में, या फिर हम जीवों को देखते रहते हैं। कुछ विशालकाय जीव होते हैं जबकि कुछ छोटे मोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि कुछ जीव जो होते हैं मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं, कुछ जो होते हैं जलीय जीव जो होते हैं जल में पाए जाते हैं, या फिर कुछ होते हैं जो स्थलीय होते हैं। इन्हीं स्थलीय जीवों के अंदर एक ग्रुप आता है जिसका नाम होता है एनेलिडा। एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है एनेलिडा, एक संघ आता है एनेलिडा। इसी एनेलिडा के संघ के अंदर एक पाया जाता है केचुआ नाम का एक जीव, जिसे अपन किसान मित्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से बोला जाता है? किसान मित्र। तो आज अपन बात करने वाले इस किसान मित्र के बारे में, इस मींस केचुए के बारे में, कि किस प्रकार से इसकी आकारिकी होती है, कौन कौन सी इसकी प्रजातियां पाई जाती है, शारीरिक संरचना या बनावट कैसी होती है, या इसका वर्गीकरण क्या होता है, ये पढ़ते हैं सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके वर्गीकरण के बारे में। पहले आता है वैज्ञानिक नाम, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। वर्गीकरण में सबसे पहले आता है इसका वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम है इसका फेरेटिमा प्रोस्थुमा। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? फेरेटिमा प्रोस्थुमा। अब बात करते हैं इसके वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले संघ की। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, संघ कौन सा है इसका? एनेलिडा। कौन सा संघ है? एनेलिडा संघ। कौन सा संघ है? एनेलिडा। इसके बाद में बात करते हैं संघ के बाद में आता है इसका वर्ग आता है। कौन सा वर्ग है इसका? ओलिगोकीटा। कौन सा वर्ग है इसका? ओलिगोकीटा। दोस्तों याद रखें, सबसे ज्यादा पूछा जाता है संघ के बारे में। इसके बारे में पूछा जाता है सबसे ज्यादा संघ के बारे में। संघ है इसका कौन सा? एनेलिडा। कौन सा संघ है इसका? एनेलिडा। इसके बाद में वर्ग कौन सा है इसका? ओलिगोकीटा। उसके बाद में आता है गण। गण कौन सा है इसका? ओपेस्टोफोरा। कौन सा गण इसका? ओपेस्टोफोरा। इसके बाद में बात करते हैं वैज्ञानिक नाम के अंदर सबसे पहले आता है अपन वंश का नाम लिखते हैं। तो वंश कौन सा हो गया इसका? फेरेटिमा। कौन सा वंश आता है इसका? फेरेटिमा। इसके बाद में जाति कौन सी इसके? प्रोस्थुमा। कौन सी जाति है? ये अपन ने वर्गीकरण के बारे में बात कर ली। केचुए के वर्गीकरण के बारे में एक बार वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? फेरेटिमा प्रोस्थुमा। उसके बाद में आता है संघ कौन सा इसका? एनेलिडा। वर्ग कौन सा इसका? ओलिगोकीटा। गण कौन सा है? ओपेस्टोफोरा। वंश फेरेटिमा और जाति प्रोस्थुमा। सबसे पहले केचुए का जो वर्गीकरण था, या फिर केचुए के बारे में जो विस्तार से समझाने वाला वैज्ञानिक था, वो था, अपन बोल सकते हैं सबसे पहले वर्गीकृत करने वाला, केचुए को एक्सप्लेन करने वाला वैज्ञानिक था, जिसका नाम था के.एन. बेहल। क्या नाम था उसका? के.एन. बेहल। जिसे आप शॉर्ट में लॉन्ग टर्म में बोल सकते हो करम नारायण बेहल भी बोल सकते हो। भारतीय वैज्ञानिक है। क्या नाम है इसका? के.एन. बेहल या फिर करम नारायण बेहल, जिसने सबसे पहले क्या किया था? केचुए को वर्गीकृत किया था। इसके बाद में बात करते हैं अपने जातियों के बारे में, कि अपने विश्व के अंदर कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है। तो इसके बाद देखते हैं इनकी जातियों के बारे में। तो बात करते हैं अब अपन जातियों के बारे में। केचुए की जातियां, स्पीसीज। दोस्तों केचुए की 4 प्रजातियां होती है। कितने प्रजातियां होती है? 4 प्रजातियां होती है। इन 4 प्रजातियों को याद रखना थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए अपन याद करेंगे इनको। सबसे पहले याद करेंगे ट्रिक के रूप में। एक ट्रिक लिख लेते हैं, मैं ट्रिक लिख देता हूँ। ट्रिक को थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ट्रिक है अपनी फेरेटिमा मेघा द्रविड़ द्रविड़ से लंबी है, या ऐसे बोल सकते हो द्रविड़ से लंबा है।
क्या बोल सकते हैं इसे? द्रविड़ से लंबा। इनमें अपन ने 4 नाम लिखे हैं, एक लिखा फेरेटिमा, एक लिखा मेघा, एक लिखा द्रविड़ और एक लंबा। बोल सकते हैं फेरेटिमा मेघा द्रविड़ से लंबा है। पहली प्रजाति आती है अपने सबसे पहले वाली प्रजाति है फेरेटिमा। फेरेटिमा कौन सी प्रजाति है दोस्तों? फेरेटिमा। फेरेटिमा प्रजाति पाई जाती है उत्तरी भारत के अंदर। याद रखने के लिए ट्रिक में भी बोल सकते हो, ये दोनों पाई जाती है आपके उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया के अंदर। कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ इंडिया के अंदर। जबकि ये 2 लास्ट वाली पाई जाती है साउथ इंडिया के अंदर। किसमें पाई जाती है? साउथ इंडिया में पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा ये पाई जाती है आपके जापान और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सॉरी इनमें से फेरेटिमा पाई जाती है जापान और श्रीलंका के अंदर। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले वाली प्रजाति कौन सी आपके? फेरेटिमा मोर्सुमा। ठीक है, फेरेटिमा जो पाई जाती है ये पाई जाती है आपके सबसे पहले उत्तरी भारत, उसके बाद में श्रीलंका, जापान और एक ऑस्ट्रेलिया, इन 4 जगहों पर पाई जाती है। कौन सी प्रजाति है? सबसे पहले फेरेटिमा प्रजाति पाई जाती है उत्तरी भारत के अंदर, श्रीलंका के अंदर, जापान के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद में आती है दूसरी प्रजाति कौन सी है? मेगा से बनेगा मेगा, इसको लेक्स है ना। दूसरी प्रजाति है मेगा स्कोलेक्स। कौन सी प्रजाति है? मेगा स्कोलेक्स। मेगा स्कोलेक्स अपन ने बताया कि ये दोनों प्रजातियां उत्तरी भारत में पाई जाती है, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर भी उत्तरी भारत। क्या बोल सकते हैं इसको? उत्तरी भारत। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज्यादा लंबा होता है केचुआ, कौन सी प्रजाति का होता है? मेगा। याद रहे, मेगा का मतलब होता है बड़ा, मेगा हाईवे ऐसे है ना, तो मेगा का नाम बड़ा हो गया, तो इसलिए बोल देंगे सबसे बड़ा केचुआ कौन सा होता है? मेगा स्कोलेक्स। ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है समथिंग क्या होती है? 3 मीटर लंबा होता है। कितने मीटर लंबा होता है? 3 मीटर लंबा होता है। तो याद रहे सबसे लंबा केचुआ कौन सा होता है आपका? मेगा स्कोलेक्स। जो कहाँ पाया जाता है? उत्तरी भारत। मतलब अपन बोल सकते हैं अपने जैसे ये आते हैं अपने इलाके उत्तर प्रदेश है, या फिर अपने जो चीन के आसपास वाले ये हिमाचल प्रदेश के आसपास वहाँ वाले इलाकों में ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद में आती है तीसरी प्रजाति। कौन सी प्रजाति है? तीसरी प्रजाति। तीसरी प्रजाति कौन सी है? द्रविड़ से बढ़ जाएगा आपका द्रविड़ा। कौन सा बढ़ जाएगा आपका? द्रविड़ा। कौन सी प्रजाति है तीसरी? द्रविड़ा। जैसे मैंने बताया कि द्रविड़ और लंबा राइकस जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? दक्षिणी भारत में। तो ये कौन से भारत की है? दक्षिण भारत की प्रजाति है। कौन से भारत की है? दक्षिण भारत की। केरल, तमिलनाडु, ये जो इधर के मतलब दक्षिणी भाग जो होते हैं प्रदेश हैं भारत के, उनके अंदर पाई जाती है, समुद्रों के इलाकों के आसपास में पाई जाती है। इसके बाद में आती है लास्ट 4th नंबर की कौन सी प्रजाति है? लंबा से बढ़ गया आपका लंबा राइकस। कौन सी प्रजाति है? लंबा राइकस। नाम लंबा है इसका, लेकिन ये लंबी नहीं है, ये ध्यान रखना। सबसे लंबी कौन सी आपकी? इसका नाम है लंबा राइकस। लंबा राइकस प्रजाति पाई जाती है एक तो सबसे पहले आपके दक्षिण भारत में। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत के अंदर। दक्षिण भारत के अलावा पाई जाती है अमेरिका और यूरोपीय देशों में या यूरोपीय प्रदेशों के अंदर पाई जाती है। इसमें आप बोल सकते हैं यूरोप देश के अंदर पाई जाती है, या यूरोपीय जो प्रदेश है उसके इलाकों में पाई जाती है। कौन सी? आपकी सबसे लास्ट वाले लंबा राइकस। तो अपन ने बात कर ली केचुए की 4 प्रजातियों के बारे में। वापस से बोलते हैं ट्रिक अपनी। फेरेटिमा मेगा, यहाँ से कोमा लगा सकते हो। फेरेटिमा मेगा द्रविड़ से लंबा है। एक व्यक्ति का नाम है फेरेटिमा मेगा, दूसरे का नाम है द्रविड़। 2 लड़के हैं, एक फेरेटिमा मेगा और एक द्रविड़। तो बोल सकते हैं फेरेटिमा मेगा द्रविड़ से लंबा है। फेरेटिमा जो प्रजाति होती है या फिर जो मेगा प्रजाति, जो एक पहला नाम मैंने कनेक्ट करके बोला फेरेटिमा मेगा, ये पाई जाती है उत्तरी भारत के अंदर, जबकि द्रविड़ लंबा है ये कहाँ पाई जाती है? आपके दक्षिणी भारत के अंदर। ये ट्रिक के अंदर या शॉर्ट में भाई कहाँ पाई जाती है, कम से कम एक पेज तो अपने को याद हो जाए। उसके बाद में आता है फेरेटिमा। कौन सा आता है? फेरेटिमा। फेरेटिमा प्रजाति पाई जाती है उत्तरी भारत के अंदर, श्रीलंका के अंदर, जापान के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर।
इसके अलावा दूसरी प्रजाति है मेगास्कोलेक्स। कौन सी प्रजाति है दूसरी? मेगास्कोलेक्स। मेगास्कोलेक्स कहाँ पाई जाती है आपकी? उत्तरी भारत के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं नोट के अंदर सबसे लंबा जो केचुआ होता है कौन सा होता है? मेगास्कोलेक्स। कौन सी प्रजाति में होता है? मेगास्कोलेक्स के प्रजाति का होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 3 मीटर। आगे बात करते हैं थर्ड जो होती है, थर्ड प्रजाति कौन सी स्पीशीज कौन सी है? दरविड़ा। क्योंकि बोला दरविड़ से लंबा है तो दरविड़ा। दरविड़ा कहाँ पाई जाती है आपके? दक्षिणी भारत में। अभी याद ऐसे भी रख सकते हो, राहुल द्रविड़ एक प्लेयर है अपने इंडिया के अंदर, तो आप द्रविड़ के नाम से भी याद रख सकते हो। तो दरविड़ा प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में आती है लास्ट चौथे नंबर की प्रजाति कौन सी आपकी? लंबाराइकस। लंबाराइकस प्रजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत, अमेरिका के अंदर और यूरोपीय प्रदेशों के अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या कर लिया? स्पीशीज के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं केचुए की बाह्य आकारी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन बाह्य आकारिकी के बारे में। बाह्य आकारिकी या मॉर्फोलॉजी के अंदर देखते हैं सबसे पहले बाह्य भाग जो पाया जाता है समथिंग समथिंग थोड़ा सा ऐसा होता है और यहाँ से प्रथम खंड बनना स्टार्ट होता है, यहाँ से प्रथम खंड। उसके बाद में कंटिन्यूस क्या होता है? लगातार बार बार खंडों का निर्माण होता रहता है, ऐसे बार बार खंडों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं बाह्य आकारिकी के अंदर। सबसे पहले अपन डायग्राम बना लिया। देखते हैं केचुए की जो लंबाई होती है, यहाँ से अपन बात कर लेते हैं लेंथ की। जो केचुए की जो लेंथ है, टोटल लेंथ जो होती है ये होती है आपकी 15 से 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 15 से 20 सेंटीमीटर। जबकि अगर केचुए के व्यास के बारे में बात की जाए, इसके मतलब चौड़ाई या फिर मोटाई के बारे में बात की जाए, तो ये होती है इसकी 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर। शरीर के ऊपर जो खंड पाए जाते हैं, अपन बोल सकते हैं कुल खंडों की संख्या या शरीर को उपस्थित जो खंड होते हैं, खंड पाए जाते हैं, ये खंडों की संख्या जो होती है ये होती है 100 से 120। जैसे ये केचुए का डायग्राम बनाया, इस केचुए के अंदर जैसे खंड पाया जाता है, प्रथम खंड है, द्वितीय खंड, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, जितने भी खंड पाए जाते हैं, अगर इन सब खंडों की अगर देखी जाए संख्या तो कितनी हो जाती है? 100 से 120 के आसपास हो जाती है। 100 से 120 के आसपास। इन 100 से 120 खंडों के अंदर कुछ नाम दिए गए, कुछ स्पेशल खंड्स हैं। जैसे एक आता है सबसे पहले आगे वाला जो केचुए का जो प्रथम मुख के आगे वाला जो भाग होता है, मुख बोला जाएगा इस वाले भाग को। ये वाला भाग जो होता है ये कहलाएगा मुख, जबकि ये वाला भाग जो होता है ये प्रथम खंड से भी आगे का भाग होता है। इसको बोला जाता है प्रोस्टोमियम। क्या नाम होता है इसका? प्रोस्टोमियम। प्रथम खंड से आगे का भाग जो आगे की तरफ मुड़ा होता है, इसमें ये बोल सकते हैं आप केचुए का मुंह ऐसे है, उसमें थोड़ा सा हिस्सा थोड़ा सा आगे की तरफ होता है, तो ये झुका हुआ भाग जो होता है ये कौन सा आपका? प्रोस्टोमियम। कौन सा है? प्रोस्टोमियम। इसके बाद में अगर बात की जाए ये जो बचा हुआ खंड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की तो ये हो गया प्रोस्टोमियम, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो खंड बच गया है, यहाँ से यहाँ तक का, इसमें बोल सकते हो आप प्रथम खंड। प्रथम खंड जो होता है इसे कहा जाता है पेरिस्टोमियम। क्या कहा जाएगा इसे? पेरिस्टोमियम। प्रथम खंड क्या कहलाएगा इसका? पेरिस्टोमियम। अच्छा, इसके बाद में अगर बात की जाए लास्ट का जो खंड होता है, अंतिम खंड जिसे बोला जाएगा, यहाँ से ये पोटी करेगा। आपको पता है ये छोटी छोटी मिट्टी के दाने के समान क्या करता है? वेस्टेज निकालता है। तो ये लास्ट वाला जो खंड है ये यहाँ से यहाँ तक का समथिंग समथिंग, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये कहलाता है आपका इसका एनल खंड, या अपन बोल सकते हैं हिंदी बोला जाता है इसे गुदा खंड। क्या बोलते हैं इसे? गुदा खंड। और गुदा खंड का साइंस में नाम लिया जाता है पाइजीडियम। क्या कहा जाता है इसे? पाइजीडियम। क्या बोला जाता है इसे दोस्तों? पाइजीडियम। तो अपन ने बात की इसके मेन 3 खंड होते हैं। प्रथम होता है प्रोस्टोमियम, सॉरी पहला आगे वाला भाग कहलाता है प्रोस्टोमियम, प्रथम खंड होता है इसका पेरिस्टोमियम, और लास्ट वाला पाइजीडियम। इस प्रकार अपन बोल सकते हैं मेन मुख्य खंड जो होते हैं, मुख्य खंड जो होते हैं, शरीर की जो बनावट होती है टुकड़ों में बांटा जाता है। तो अपन अपन बोल सकते हैं, इनको बांट सकते हैं। सबसे पहले वाला हो गया प्रथम भाग। प्रथम जो भाग होता है आगे की तरफ वो कहलाता है इसका प्रोस्टोमियम। कौन सा कहलाता है? प्रोस्टोमियम। इसके बाद में आता है प्रथम खंड, शरीर का प्रथम टुकड़ा क्या कहलाता है इसका? पेरिस्टोमियम। कौन सा खंड है पहला? पेरिस्टोमियम। इसके बाद में आता है गुदा खंड। आप गुदा खंड भी बोल सकते हैं इसे, शरीर का अंतिम खंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे? अंतिम खंड भी बोल सकते हैं। अंतिम खंड जो होता है वो कौन सा होता है इसका? पाइजीडियम। कौन सा खंड है? पाइजीडियम। अब बात करें खंडों के बाद में, इसके बाद में अगर बात करें इसके व्यवहार के बारे में,
किसके बारे में बात करते हैं? व्यवहार के बारे में। लंबाई चौड़ाई बात कर लिए पंडित, अब बात करते हैं व्यवहार के बारे में। देखो सबसे पहले ये होता है रात्रिचल। कैसा होता है? रात्रिचल होता है। शरीर जो होता है द्विपार्श्व सममित होता है। कैसा होता है? द्विपार्श्व सममित। इसके अलावा इसे कहा जाता है बिलकारी। क्या कहा जाता है इसे? बिलकारी। या फिर बोल सकते हैं एक और नाम होता है इसे नेत्रहीन जीव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? नेत्रहीन जीव भी। ठीक है, तो बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले रात्रिचल वर्ड बोला जाता है इसको, क्योंकि ये नाइट के अंदर, नाइट विजन मतलब रात्रि में चलता है। इसके अलावा ये होता है द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित का मतलब होता है इसके शरीर के बराबर आप इस तरफ से ऊपर की तरफ से, ठीक है, बाहर अगर आप टुकड़े करेंगे तो बराबर 2 टुकड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर 2। जैसे मान लीजिए अपन ने कैंचों को जैसे सपोज दैट ऐसे बना लिया अपन ने, प्रत्येक जो खंड है उसको ऐसे बना दिया अपन ने, ऐसे बना दिया। अब कैंचों के यहाँ से बराबर टुकड़े करेंगे तो 2 बराबर इक्वल टुकड़े हो जाएंगे। इसको इस वाली क्रिया को बोला जाता है द्विपार्श्व सममित। क्या बोला जाता है इसे? द्विपार्श्व सममित। जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी है उसको भी आप अगर बीचों बीच में से कट करेंगे तो 2 पार्ट्स हो जाएंगे अलग अलग, सेम एक तरीके से, उसको बोला जाएगा द्विपार्श्व सममित। इसके बाद में होता है बिलकारी। ये मिट्टी के अंदर बिल खोद कर रहता है, बिल बनाकर होता है। नेत्रहीन, इसके अंदर आंख नहीं पाई जाती। कैंचुए में कभी भी आंखें नहीं पाई जाती। इसके बाद में व्यवहार के बाद में बात करते हैं अपन खंडों के बारे में बात कर रहे थे। खंड जो होते हैं, इस खंडों के अंदर भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपन ने यहाँ से यहाँ तक की क्वांटिटी रख ली 14 से 15 16 खंड तक, यहाँ तक ये हो गया 14वां खंड, ये 15वां। 120 खंड बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए अपन इनको मान लेते हैं सपोज दैट कि 14वां खंड, 15वां खंड और 16वां खंड। इन 14-15 खंडों को बोला जाता है क्लाइटेलम। क्या बोला जाता है इनको? क्लाइटेलम। कौन से खंड है ये? क्लाइटेलम। इस भाग को क्लाइटेलम बोला जाता है। रियल में क्लाइटेलम क्या होता है? क्लाइटेलम होता है उसके अंदर खंड जो होते हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते। इसमें से आप ये बोल सकते हो थोड़ा सा मतलब हल्का सा इसमें ऐसा ऐसा समथिंग होता है, ऐसा होता है। मतलब आप रियल में खंडों को महसूस नहीं कर पाएंगे इस सिचुएशन में। ऐसा कुछ भाग होता है इसके अंदर, ऐसा भाग होता है। ये देखो आपको प्रॉपर रूप से खंड दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसके अंदर प्रॉपर रूप से खंड दिखाई नहीं देते। तो ये 14, 15 और 16 नंबर के जो खंड होते हैं हमेशा क्या कहलाते हैं? क्लाइटेलम कहलाते हैं। ये डार्क कलर में होते हैं, थोड़े से गहरे भूरे रंग में होते हैं। कैसे रंग में होते हैं? गहरे भूरे रंग में होते हैं। किस रंग में होता है ये? गहरे भूरे रंग में। इसी के अंदर कोको निर्माण की क्रिया होती है। तो इस क्लाइटेलम को पढ़ते हैं अपन विस्तार से। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ क्लाइटेलम। क्लाइटेलम, क्लाइटेलम का निर्माण कौन कौन से खंडों से होता है? निर्माण बोल दो या फिर आप शॉर्ट में बोल सकते हैं कौन कौन से खंड होते हैं इसमें? 14, 15 और 16 खंड। 3 खंड होते हैं लगातार, 14, 15 और 16, जो कौन से होते हैं? क्लाइटेलम भाग बनाते हैं। अच्छा, एक आता है पूर्व क्लाइटेलम। क्या आता है? पूर्व क्लाइटेलम। पूर्व क्लाइटेलम। पूर्व क्लाइटेलम जो भाग होता है ये होता है 14वें बोल सकते हैं आप, 1 से 13 खंडों तक बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो 14वें से पहले 14वें से पहले जितने भी खंड होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? क्या कहलाते हैं? पूर्व क्लाइटेलम कहलाते हैं। दिस मींस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होता है ये कहलाता है आपका पूर्व क्लाइटेलम। क्या कहलाता है? पूर्व क्लाइटेलम कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है ये? पूर्व क्लाइटेलम। अच्छा, इसके बाद में आता है फिर पश्चिम क्लाइटेलम। क्या कहलाता है? पश्चिम क्लाइटेलम। पश्चिम क्लाइटेलम जो होता है आपको, मेन क्लाइटेलम तो होता है 14 से 16 तक। इसके बाद का भाग जो हो गया इसमें आप बोल सकते हैं 17वें खंड से, ये 17वां खंड आ गया। इस 17वें खंड से लेकर अंतिम जो खंड होते हैं 120, 100, 105 जितने भी खंड होते हैं कैंचुए के अंदर, वो सारे खंड किसमें आते हैं? आपके पश्चिम क्लाइटेलम। इसका मतलब बोल सकते हैं 17वें से अंतिम खंड जो होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? पश्चिम क्लाइटेलम का। किसका निर्माण करते हैं? क्लाइटेलम का। अच्छा, क्लाइटेलम प्रसिद्ध क्यों है? ये बात नोट में भी पूछी जाती है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जेट एग्जाम में, कि क्लाइटेलम जो होता है ये स्पेशल क्यों है? क्लाइटेलम क्यों पढ़ा जाता है? देखो, पहली चीज जो होती है क्लाइटेलम के अंदर निर्माण होता है कोकून का। क्या काम करता है ये? कोकून निर्माण का काम। किसका कार्य करता है? कोकून निर्माण का काम करता है। इसके अलावा इसी के अंदर मादा जनन तंत्र पाया जाता है। मादा जननांग बोल सकते हो।
कौन सा भाग पाया जाता है? इस 14वें खंड के अंदर ही क्लाइटल, इसी के अंदर कोकून निर्माण का काम होता है और इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं आपके मादा जनन छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है इसके अंदर? मादा जनन छिद्र पाए जाते हैं और इसी के अंदर क्या होता है? कोकून का निर्माण होता है। ये बात कर लिए अपने किसके बारे में? क्लाइटेलम के बारे में। किसके बारे में? क्लाइटेलम। अब इस क्लाइटेलम के बाद में बात करते हैं इसके बॉडी के ऊपर, यहाँ पढ़ लेते हैं अपन यहाँ से, इसके बॉडी के ऊपर सुक पाए जाते हैं, सुक या सीटा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सुक या सीटा, जिन्हें अपन बोल सकते हैं नॉर्मली समझने के लिए कि पेड़ पाए जाते हैं। इसके क्या पाए जाते हैं? पेड़ पाए जाते हैं। अब रियल में पेड़ नहीं होते पर उनको बोला जाता है कि ये चलने में जो गमन में सहायक होते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं इनको शॉर्ट में अगर साइंस की भाषा में गमनांग भी बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं इनको? गमनांग, मतलब जिनसे चलता है। तो केंचुए के अंदर सुक या सीटा पाए जाते हैं, जिससे क्या करता है? ये गमन करता है। अब गमन करने के लिए सबसे पहले बात करें कहाँ कौन कौन से खंड पर क्या पाए जाते हैं? ये सुक या सीटा पाए जाते हैं। ये होते हैं अनुपस्थित। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कौन से भाग पर नहीं होते। सुक या सीटा नहीं पाए जाते। एक तो नहीं पाए जाते मुंह वाले भाग पर, मतलब प्रथम खंड पर। कौन से खंड पर? अभी भी मुख वाले भाग पर, आगे वाला जो भाग है यहाँ पर सुक नहीं पाए जाते। ठीक है, इसके अलावा नहीं पाए जाते अंतिम खंड पर। अंतिम खंड कौन सा था? पाइजिडियम या गुदा खंड। पाइजिडियम या गुदा खंड, एनल सेगमेंट जो था उसे कहा जाता है अंतिम खंड। इस पे भी नहीं पाए जाते और नहीं पाए जाते आपके क्लाइटेलम भाग पर। तो अपन बोल सकते हैं क्लाइटेलम कितने भागों पर नहीं पाए जाते? 3 भागों पर। कौन कौन से भाग हैं? पहला है आपका प्रथम खंड, मतलब इस वाले भाग पर इतने में नहीं पाए जाते हैं सुक। दूसरा आपका कौन सा है? अंतिम खंड, इस भाग पर भी क्या नहीं पाए जाते आपके? गमनांग या पेड़ नहीं पाए जाते। और तीसरा कौन सा होता है? क्लाइटेलम। अच्छा, नोट में बात करते हैं क्लाइटेलम जो होते हैं, जब ये आपका केंचुआ शिशु अवस्था में होता है तो अपन बोल सकते हैं शिशु केंचुए में क्लाइटेलम पर भी सुक या सीटा पाए जाते हैं। सुक या सीटा प्रेजेंट होता है। सुक या सीटा क्या होता है? इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा आप बात करते हैं सुक या सीटाओं की आकृति कैसे होती है। इनका आकार होता है एस आकार का। कैसा आकार होता है? इसमें से ये बोल सकते हैं इनका एस आकार होता है। एस आकार में पाए जाते हैं। इनके पैर जो होते हैं किस आकार में होते हैं? एस आकार में, ऐसे चिपके होते हैं। ठीक है, ऐसे वाले बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनसे ये गमन करता है। अच्छा, इसके बाद बात करें संख्याओं की। अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए सुक या सीटा की संख्या कितनी होती है, तो एक खंड के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। एक खंड के ऊपर, एक टुकड़े के ऊपर इनकी संख्या होती है समथिंग 80 से 100। कितने सीटा पाए जाते हैं? 80 से 100। तो 80 से आपके 100 सीटा पाए जाते हैं प्रत्येक खंड। प्रत्येक एक खंड में टोटल सुक या सीटाओं की संख्या कितनी हो जाती है आपके? 80 से 100। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन अर्थवोम के बारे में, इसका रंग। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन रंग के बारे में। केंचुए का जो रंग होता है, एक वर्णक पाया जाता है पोरफायरिन। कौन सा वर्णक पाया जाता है? पोरफायरिन वर्णक के कारण। दोस्तों याद रहे कौन सा वर्णक है? पोरफायरिन। इस पोरफायरिन की वजह से इसका रंग हो जाता है भूरा। कौन सा रंग होता है इसका? भूरा। पोरफायरिन की वजह से कौन सा रंग होता है इसका? अच्छा, यहाँ से नोट में इंपोर्टेंट बात यह है कि पोरफायरिन का कार्य क्या होता है? एक तो भूरा रंग प्रदान करना, पहला स्पेशल कार्य तो क्या हो गया इसका? दूसरा होता है इसका पैराबैंगनी किरणें जो होती है, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, पैराबैंगनी किरणें जो होती है, जिन्हें शॉर्ट में बोल सकते हैं आप यूवी रेज। अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है से त्वचा की सुरक्षा करना, त्वचा की सुरक्षा करना। तो पोरफायरिन जो वर्णक होता है, पोरफायरिन वर्णक जो मतलब सनलाइट से जो आती है, मान लीजिए सनलाइट ये हो गया, ठीक है, यहाँ से जो रेज आती है इनसे क्या होता है, ये पोरफायरिन पिगमेंट क्या करेगा, इनको यहाँ से त्वचा संबंधित जितने भी रोग होते हैं उन सबसे इनको सुरक्षित रखेगा। तो अल्ट्रावायलेट रेज वापस से क्या हो जाती है, यहाँ से परावर्तित हो जाती है। तो ये काम करता है कौन? आपका पोरफायरिन वर्णक। अच्छा, फिर बात आती है कि कुछ ऐसे एनिलिड्स होते हैं, जैसे अपन बात करते हैं एस्केरिस जो होता है, उसके ऊपर सेगमेंट्स पाए जाते हैं, या ऐसी प्रकार का जीव पाया जाता है। अगर अपन बात करें जैसे सिंपल एक कीड़े के रूप में, ठीक है, बात देखी जाए कि जो केंचुआ होता है वो भी समथिंग ऐसा जीव होता है। तो फिर अपन पहचान कैसे करें केंचुआ कौन सा है और एस्केरिस कौन सा है? दोनों का आकार की बाह्य आकार से देखेंगे तो आपको सेम समान दिखाई देगी, लेकिन इनका पहचान का जो सिस्टम होता है वो होता है, सबसे पहले बात करें पहचान।
पहचान जो होती है इसके ऊपर, जैसे आप अर्थवोम है, मान लीजिए अर्थवोमस है, इस अर्थवोम का ऊपर वाला भाग हो गया, ये भाग हो गया आपका पृष्ठ भाग और ये हो गया इसका अधर भाग। इसमें ये बोल सकते हो ये कौन सा भाग है, इसका अधर भाग हो गया। कौन सा भाग है, अधर भाग। जबकि ये वाला भाग कौन सा, इसका पृष्ठ भाग। कौन सा हो गया, पृष्ठ भाग। इस पृष्ठ भाग के बीचों बीच में, इसमें ये पृष्ठ भाग हो गया मान लिया, इस पृष्ठ भाग के बीचों बीच में यहाँ से क्या पाई जाती है, इसकी पृष्ठ रुधिर वाहिनी पाई जाती है, खून की मोटी नस पाई जाती है काले रंग में। इसे इसकी पहचान के द्वारा क्या करते हैं, इसकी पहचान करते हैं। इसका मतलब बोल सकते हैं केचुए के पृष्ठ सतह पर, केचुए के पृष्ठ सतह पर या पृष्ठ भाग पर एक रक्त वाहिनी होती है मोटी, जिसका नाम होता है पृष्ठ रुधिर वाहिनी। पृष्ठ रुधिर वाहिनी जो किस कलर में होती है, काले रंग में होती है। वाहिनी की उपस्थिति के उपस्थिति के कारण अपन किसकी पहचान करते हैं, किसकी पहचान करते हैं अपन, केंचुए को पहचानना अपने को। बहुत सारे एक जैसे कीड़े मिले तो उनमें पहचानना कैसे हो कि केंचुआ कौन सा है, तो केंचुए की पहचान सिर्फ और सिर्फ किससे हो सकती है, पृष्ठ रुधिर वाहिनी से। ऊपर वाले भाग पर ब्लैक कलर की पाई जाती है, खून की नस्सी पाई जाएगी, उसी को देखकर अपन बता सकते हैं कि ये केंचुआ है या एस्केरिस है। ठीक है, यहाँ तक हो गए। अब बात करते हैं ये वाला जो बाह्य आकार की पढ़ रहे हैं, इस बाह्य आकार के ऊपर कुछ जनन छिद्र पाए जाते हैं, जैसे मादा जनन छिद्र है, इसके अलावा नर जनन छिद्र है, जनन पेपिली है, प्रथम खंड मुख भाग हो गया, या फिर अपन बोल सकते हैं इसके अंदर अंतिम खंड हो गया। इन खंडों के बारे में बात करते हैं। तो मैं इसको वापस इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। बाह्य आकारी के अंदर मतलब बाहर केंचुए को अगर पकड़ के देखा जाए तो कौन कौन से भाग अपने को बाहर से दिखाई देते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले दिखाई देता अपने को मुख इसका, केंचुए का सबसे बाहर से कौन सा भाग दिखाई देता अपने को, एक नंबर पे मुख दिखाई देता है। कौन सा भाग दिखाई देता है, मुख कौन से खंड में होता है, प्रथम खंड में। कौन से खंड में होता है, प्रथम खंड में अपने को दिखाई देता है मुख भाग। कौन सा भाग दिखाई देता है, मुख भाग। इसके बाद में आता है स्पर्मेथिका या फिर आती है शुक्रग्राहिका, स्पर्मेथिका या शुक्रग्राहिका जिसे बोला था स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका की जो संख्या होती है 4 जोड़ी। कितनी जोड़ी होते हैं, 4 जोड़ी। स्पर्मेथिका कितने जोड़ी होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं। 4 जोड़ी में स्टार्ट होता है आपके 5 व 6 मतलब 5 और 6ठे खंड के बीचों बीच में। इसके बाद में आते हैं 6 व 7वें खंड के बीचों बीच में। इसके बाद में आता है 7वें और 8वें खंड के बीचों बीच में। और इसके बाद में आता है 8वें और 9वें खंड के बीचों बीच में। तो 4 जोड़ी हो गई। एक जोड़ी 5वें 6ठे खंड पे, एक जोड़ी होती है 6ठे और 7वें खंड पे, एक जोड़ी होती है 7वें 8वें पे, और एक होती है 8वें और 9वें पे। इसमें से अपन बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने बात की, ये अपन बात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं क्लाइटन भाग को, तो सुकिया सीटा अपने को नहीं चाहिए। मान ले सपोज दैट अपने इसको मान लेते हैं कि अपने ये खंड हो गए, पहला खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 8, 9। ठीक है, अब बात करते हैं स्पर्मेथिका कहां से स्टार्ट होते हैं, 5वें और 6ठे खंड में। ये 5वां और ये 6ठा खंड हो गया, तो ये हो गया इसका बीच वाला भाग जहां से खंडों का निर्माण हो रहा है। ऐसे हो रहे, ऐसे हो रहे। अब यहां से 5वां और जो 6ठा खंड है यहां से, इसका मतलब एक स्पर्मेथिका पाई जाती है इधर और एक स्पर्मेथिका पाई जाती है इस तरफ। एक स्पर्मेथिका इस तरफ और एक स्पर्मेथिका, क्योंकि जोड़ी पाई जाती है तो ये 4 भाग लिखे, मैंने 4 पोजीशन लिखी और चारों पोजीशनों को मिला के क्या करते हैं, 4 जोड़ी। इसका मतलब चौथे और 5वें और 6ठे खंड में पाई जाती है पहली स्पर्मेथिका। एक जोड़ी स्पर्मेथिका कहाँ पाई जाती है आपकी, 5वें और 6ठे खंड में। ऐसे ही दूसरी पाई जाएगी 6ठे और 7वें खंड में, तो एक स्पर्मेथिका एक जोड़ी कहाँ पाई जाएगी, 6ठे और 7वें खंड के बीचों बीच में। दूसरी नेक्स्ट जो होगी वो क्या होगी, 7वें और 8वें खंड के मध्य, और लास्ट वाली कहाँ होगी, 8वें और 9वें खंड के मध्य स्पर्मेथिका पर। अच्छा, अगर स्पर्मेथिका का कार्य पूछा जाए, कार्य क्या होता है, कार्य होता है इसका शुक्राणुओं को ग्रहण करना, को निषेचन के पश्चात संग्रहित करना। सेक्स करने के बाद क्या करती है स्पर्मेथिका, क्या करती है आपके नर के जो स्पर्म होते हैं उनको क्या कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। इसके बाद में आता है जनन तंत्र के बारे में। क्या आते हैं, जनन तंत्र।
जनन तंत्र में मैं बता दूं सबसे पहले केंचुआ जो होता है वो उभयलिंगी जीव है। कैसा जीव है? उभयलिंगी, या फिर बोल सकते हैं द्विलिंगी। क्या बोल सकते हैं इसको? द्विलिंगी बोला जाता है, उभयलिंगी या द्विलिंगी, जिसके अंदर सबसे पहले आता है नर जननांग। कौन सा भाग आता है? नर जननांग। एक आता है मादा जननांग। कौन सा भाग? नर जननांग जो होते हैं ये होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए अपन बात कर लेते हैं इन खंडों के अलावा, सपोज दैट जैसे मान लीजिए ये बात कर लें, ये 14वां खंड हो गया, फिर ये 15वां खंड हो गया और ये 16वां खंड हो गया। इनको बना दिया अपन ने, क्या बना दिया इनको? क्लाइटेलम बना दिया। क्या बना दिया इनको? क्लाइटेलम। अब यहाँ से 16 के बाद ये 17 हो गया और ये 18वां खंड हो गया। कौन सा खंड हो गया? मान लीजिए केंचुआ बहुत लंबा अभी तक आगे तक, यहाँ तक अपने बात कर ली 18वां खंड जो होता है। इस 18वें खंड के अंदर ये जो 18वां खंड है इसी के अंदर क्या पाया जाता है? आपका नर जननांग। क्या पाया जाता है? तो नर जननांग उपस्थित होता है 18वें खंड पर। कौन से खंड पर? 18वें खंड पर। कौन सा भाग पाया जाता है? नर जननांग। जबकि मादा जननांग जो होते हैं, मादा जननांग पाया जाता है 18वें से पहले। ये पाया जाता है आपके क्लाइटेलम भाग वाले भाग 14 वाले खंड में। कौन से खंड में? 14 वाले खंड में। ये भाग हो गया आपका किसका? कौन सा? मादा जननांग। तो मादा जननांग का कौन सा खंड हो गया? 14वें खंड पे। 14वें। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं लेडीज फर्स्ट, मतलब मादा जननांग भाग क्या आएगा आपका? पहले आएगा। लेडीज फर्स्ट मतलब मादा जननांग कौन से खंड पे आता है? 14वें पे। उसके बाद में 18वें पे कौन सा आ जाता है? नर जननांग। 18वें पे कौन सा आ जाएगा? नर जननांग। इसके बाद में आता है चौथा भाग आता है शरीर पर बाह्यकारी के अंदर जनन पेपिली। कौन सा भाग आता है? जनन पेपिली पाया जाता है 17वें खंड पर और 19वें खंड पर। कौन कौन से खंडों पर? 17वें खंड और 19वें खंडों पर। मान लीजिए अपन इसको थोड़ा सा इरेज करके वापस बनाते हैं। जैसे ये बात कर ली अपन ने, यहाँ से सपोज दैट ये 14, 15 जो भी खंड हो रहे हैं, यहाँ से अपन ने बात कर ली, ये हो गया आपका 16, 17, 18, 19, 20 जो भी ऐसे खंड हो रहे हैं कंटिन्यूस। ये पाया जाता है आपका जनन पेपिली एक तो 17वें खंड पे इधर की तरफ और इधर की तरफ। ऐसे उभारनुमा संरचना पाई जाती है। उभार का मतलब होता है जैसे बाहरी आकार के अंदर कुछ भाग उभरा होता है, ठीक है, ऊपर उठा हुआ भाग पाया जाता है। और इसके अलावा पाया जाता है ये 19वें भाग पर। किसमें पाया जाता है? 19वें भाग पर। किसमें पाया जाता है? 19वें भाग पर। अगर आप केंचुए को थोड़ा सा उल्टा करके देखेंगे तो उनके 17वें खंड पर और उनके 19वें खंड पर क्या पाया जाता है? कुछ भाग पाया जाता है उभरे हुए, जिनको कहा जाता है जनन पेपिली। क्या कहा जाता है इनको? जनन पेपिली। ये जनन पेपिली क्या करते हैं? केंचुए को सेक्स के समय दूसरे केंचुए को, जो अपन बात कर सकते हैं हेड टू टेल सेक्स होता है, इनके अंदर उल्टे होते हैं। जैसे एक केंचुए का ये मान लीजिए मुख भाग हो गया और दूसरे का ये मुख आ गया, तो ये क्या करते हैं? उल्टे होकर सेक्स करेंगे। तो ये दोनों केंचुओं को सेक्स के समय आपस में 1 घंटे तक चिपका कर रखने का काम किसका होता है? जनन पेपिली का। किसका काम होता है? जनन पेपिली। तो जनन पेपिली कौन से होते हैं? कौन कौन से खंडों पे? 17 और 19वें खंड पे। 17 और 19वें खंड पे। कार्य क्या हो गया इनका? कार्य हो गया मैथुन के समय, मैथुन के समय अपन बोल सकते हैं दोनों केंचुओं को आपस में चिपकाए रखना, आपस में चिपकाए रखना। ये कार्य किसका हो गया? आपका जनन पेपिली का। किसका कार्य हो गया? जनन पेपिली का। उसके बाद में आता है शरीर का अंतिम खंड। अंतिम खंड किसे कहा जाता है? आपका अंतिम खंड बोला जाता है गुदा को। किसको बोला जाता है? गुदा को। गुदावाड़ा का आपने बात की थी, गुदावाड़ा खंड जो होता है उसका नाम क्या होता है? पाइजीलियम। कौन सा होता है? पाइजीलियम। तो दोस्तों आज अपने बात की इस वीडियो के अंदर केंचुए के बारे में, अपने बाह्य आकारिकी के बारे में। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे इसके जो एनाटॉमी होती है, मतलब आंतरिक जो संरचना होती है उसके बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में और रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में, और इससे संबंधित या जनन तंत्र जो है इनसे संबंधित जो जितनी बातें हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करते रहे।